अस्सलाम वालेकुम एमर्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा के कंप्लीट टॉपिक को इन वन शॉट। तो इस वन शॉट लेक्चर में हम सिर्फ उसकी थ्योरी नहीं बल्कि इसी के साथ साथ सॉल्व करेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पास पेपर एमसीक्यूज को भी, ताकि आपको ये आइडिया हो सके किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स। स्टूडेंट्स, इसी लेक्चर के एंड पर आपको मिलेगा एक प्रैक्टिस शीट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आपने उस शीट को डाउनलोड करना है और खुद से सॉल्व करना है ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि टॉपिक किस हद तक आपको रेडी हो चुका है और कहाँ पे आपको डाउट आ रहे हैं। तो अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर डिस्कस कर सकते हैं और हम इसको इंशाल्लाह क्लेरिफाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, स्पेक्ट्रम। तो स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रम का जो टॉपिक है ना वो हमारे पीएमडीसी के सिलेबस में डायरेक्टली इंक्लूड नहीं है, लेकिन हम इसको एक बार रिव्यू लाजमी करेंगे ताकि अगर यहाँ से कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सको। अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम की तो ये आप ऑलरेडी डिटेल से लोअर क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स से हमारे पास में लाइट का एक सोर्स है। अगर इस लाइट को हम एक प्रिज्म में से पास करवाएंगे ना तो ये जो लाइट है वो डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, यहाँ स्प्लिट हो जाएगी। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे कलर्स की ना एक प्रॉपर अरेंजमेंट हमें नजर आएगी। तो कलर्स की ये जो प्रॉपर अरेंजमेंट है इसे स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। अब फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हर कलर के पास एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम स्पेक्ट्रम को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस या कलर्स बेस्ड अपॉन देयर फ्रीक्वेंसी आर वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो साइंस की वो ब्रांच जो स्पेक्ट्रम को स्टडी करती है उसे कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, और वो इंस्ट्रूमेंट जो रेडिएशंस को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। अब स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम की क्लासिफिकेशन की तो मेनली हम स्पेक्ट्रम को दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। तो डिटेल में हमने डिस्कस करना है इमिशन स्पेक्ट्रम को, जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है हम इसको भी एक बार टच करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की तो इसको समझने के लिए ये डायग्राम देखो। लेट्स से हमारे पास में एक बल्ब है जो कि एक सोर्स ऑफ लाइट है, और इस लाइट को हम पास करवाते हैं एक गैस में से जो कि एक डिस्चार्ज ट्यूब में इनक्लोज हुई है और वो ग्राउंड स्टेट के अंदर है, यानी उसके कोई भी एटम जो है वो भी एक्साइटेड स्टेट में नहीं है। तो स्टूडेंट्स, जब ये लाइट इस गैस में से पास करेगी तो गैस के जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो बाकी लाइट है ना वो इसमें से पास करेगी। अगर इस लाइट को हम स्लिट की मदद से एक प्रिज्म से पास करवाएं तो जैसे ही लाइट इस प्रिज्म से पास करेगी और स्क्रीन पे जाके टकराएगी तो इसमें हमें डिफरेंट कलर्स नजर आएंगे। अगर इस पैटर्न को हम सेपरेटली देखें तो ये पैटर्न में कुछ ऐसे नजर आएगा जिसमें जो कलर्स हैं वो डार्क लाइंस की मदद से डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। अब सुन, यहाँ पे ये जो डार्क लाइंस है ना ये इंडिकेट करेंगी कि यहाँ पे कुछ वेवलेंथ्स जो हैं वो गायब हो चुकी हैं, यानी कि वो गैस के एटम्स ने एब्जॉर्ब कर ली हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम हमें नजर आएगा ना इसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं, यानी कि यहाँ पे हमें कलर्स के बैंड्स मिलेंगे स्पेसिफिक वेवलेंथ के, और कुछ वहाँ पे डार्क लाइंस होंगी जो कि मिसिंग वेवलेंथ्स को इंडिकेट करती हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम है इसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इमिशन स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट्स, एमिशन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए आप ये डायग्राम देखो। अब यहाँ पे हमारे पास में एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें हमने एक्साइटेड गैस को फिल कर रखा है लो प्रेशर के ऊपर, यानी कि लास्ट टाइम जब हमने गैस में से रेडिएशंस को गुजारा तो गैस ने कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया। तो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने के बाद जो गैस है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चली जाएगी। तो जब गैस के एटम्स एक्साइटेड स्टेट से वापस आते हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर, यानी वो डी एक्साइटेशन करेंगे, तो वो कुछ ना कुछ फोटोन एमिट करेंगे, यानी कि वो कोई ना कोई लाइट एमिट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस लाइट को एक प्रिज्म से पास करवाएं तो प्रिज्म से पास होने के बाद ये जाके सीधा स्क्रीन के ऊपर टकराएगी। तो अगर हम स्क्रीन के ऊपर देखेंगे ना तो हमें जो स्पेक्ट्रम है वो कुछ इस तरह से नजर आएगा, कुछ पैरेलल लाइंस की फॉर्म में जो कि डार्क बैंड्स से सेपरेट हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्पेक्ट्रम है ना ये सेम अपोजिट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब होती हैं वहां पे डार्क लाइंस आ जाती हैं, और एमिशन स्पेक्ट्रम में वो जो वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब हुई थी ना बाय द गैस वही वेवलेंथ्स हमें वापस एमिट होकर मिलेंगी। तो हमारे पास में जहां जहां पे ब्राइट बैंड था वो डार्क बैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जहां पर डार्क बैंड था वो ब्राइट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो स्पेक्ट्रम है इसे हम एमिशन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, एमिशन स्पेक्ट्रम की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, यानी कि इसका फ़ायदा क्या होता है।
तो इसमें से इसकी सबसे पहली एप्लीकेशन ये होती है कि ये हर एलिमेंट के लिए यूनिक होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि तमाम गैसेस के लिए, तमाम एटम्स के लिए लाइन स्पेक्ट्रम या फिर एमिशन स्पेक्ट्रम सेम बनेगा, बल्कि ये हर एलिमेंट का डिफरेंट होता है। सेकंड, कि इसकी मदद से स्पेक्ट्रम को स्टडी करके हम किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये हमारे पास में अननोन एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन में भी इस्तेमाल होता है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है इसे हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। अभी हमने डिस्कस किया कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट करवाते हैं तो वो कहीं ना कहीं फोटोन एमिट करते हैं। तो हमारे पास में ये जो स्पेक्ट्रम है इसे एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर हम बात करें एमिशन स्पेक्ट्रम की क्लासिफिकेशन की, तो इसकी हमारे पास में मेन दो कैटेगरीज हैं। एक होता है डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, और एक हमारे पास में होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है इसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम और एक होता है बैंड स्पेक्ट्रम। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को, कि व्हाट इज अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट्स, लेट्स से हमारे पास में ये एक सोर्स ऑफ वाइट लाइट है। जब इस वाइट लाइट को हम एक प्रिज्म से गुजारेंगे ना, तो प्रिज्म से गुजरने के बाद ये जब स्क्रीन पे जाएगी तो हमें स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से नजर आएगा, यानी कि इस स्पेक्ट्रम में ढेर सारे कलर्स हैं और कोई भी स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है जिससे ये सेपरेट हो रहे हैं, यानी हर कलर नेक्स्ट कलर में मर्ज हो रहा है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है इसे हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं, जो कि वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम भी कहलाता है। इसी तरह से जब हम रेनबो की बात करते हैं तो रेनबो का जो स्पेक्ट्रम है वो भी हमारे पास में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। तो कभी आप देखोगे ना तो वहाँ पे कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है, कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, हर कलर नेक्स्ट कलर में मर्ज हो रहा है। तो ये जो स्पेक्ट्रम इसे कंटिन्यूस का नाम देते हैं, यानी कि इसमें जितने भी कलर्स है ना वो इन 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे हम विबग्योर से याद कर सकते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये तमाम कलर्स का मिक्सचर होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में कोई कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती कलर्स की। नेक्स्ट हमारे पास में हर कलर जो है वो नेक्स्ट में मर्ज हो रहा होता है, और इसे हम ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ब्लैक बॉडी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया होगा कलर क्लासेस में, कि एक ऐसी आइडियल बॉडी जो तमाम कलर्स की लाइट को एमिट भी कर सकती है और एब्जॉर्ब भी कर सकती है, उसे ब्लैक बॉडी का नाम देते हैं। तो ब्लैक बॉडीज का जो स्पेक्ट्रम होता है, जो एक लाइट का स्पेक्ट्रम है वाइट लाइट का, या एक रेनबो का जो स्पेक्ट्रम है उसे हम ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा या फिर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का नाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम की या फिर डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की, तो उसकी दो टाइप्स हैं, लाइन स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखो इसके नाम से आपको आइडिया हो रहा है कि इसमें कोई स्पेसिफिक लाइंस होंगी, जो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया ना अपना एमिशन स्पेक्ट्रम, सेम वही वाला। अब यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि एक ऐसी अरेंजमेंट है लाइंस की जिसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी और उनके दरमियान डार्क स्पेसेस होती हैं, यानी कि ये जो स्पेक्ट्रम है वो हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा कि यहाँ पे जो स्पेसिफिक लाइंस हैं जो कि डार्क स्पेसेस से सेपरेट हो रही हैं, इस स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब समझिए स्पेक्ट्रम बनता कब है, तो मोस्टली हमारे पास में जो एटम्स होते हैं, तो एटम्स हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं, तो इसलिए ये जो स्पेक्ट्रम है इसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है बैंड स्पेक्ट्रम। अब समझिए बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो इसके देखो नाम से आइडिया हो रहा है बैंड्स। यहाँ पे हमारे पास में कलरफुल बैंड्स बनेंगे जो कि डार्क लाइन से सेपरेटेड होते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से जो हमने डिस्कस किया था अपना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, सेम कुछ उसके जैसा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास में डिफरेंट कलर्स के बैंड्स आएंगे जिनके दरमियान डार्क लाइंस होती हैं जो कि मिसिंग वेवलेंथ्स को इंडिकेट करती हैं। अब समझ ये स्पेक्ट्रम बेसिकली बनता है मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो जब ये मॉलिक्यूल्स अपनी एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा पाते तो उनकी वजह से जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती हैं वहाँ पर, उसे हम क्या नाम देते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। तो इसलिए जो बैंड स्पेक्ट्रम है इसका दूसरा नाम होता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट हमारे पास में जो हमारा मेन टॉपिक है वो है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम, जो कि हमारे पीएमडीसी के सिलेबस में इंक्लूड भी है। अब यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम का होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। लाइन स्पेक्ट्रम एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें स्पेसिफिक लाइंस होंगी, उसे हम लाइन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के बारे में जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो ये है कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कितनी लाइंस एमिट होंगी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो जो हाइड्रोजन का एटम है हम जानते हैं कि उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। अब आप जानते हो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो आप ये सोचोगे कि एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे शायद एक ही लाइन एमिट होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब सुनिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो किसी भी शेल से जंप करके ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। तो
जब वो एक हायर ऑर्बिट से जंप करके लोअर ऑर्बिट में आता है तो वो एक फोटोन ऑफ लाइट एमिट करेगा। अब देखो यहाँ पे अगर उसको सेकंड से फर्स्ट में आना है तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन का फोटोन एमिट करेगा, तो एक सीरीज ऑफ लाइन एमिट होगी हमारे पास में। इसी तरह से जब वो थर्ड से फर्स्ट में आएगा तो फिर से एक फोटोन ऑफ लाइट एमिट करेगा। अगर वो फोर्थ से फर्स्ट में आएगा तब भी वो एक फोटोन ऑफ लाइट एमिट करेगा, यानी कि अगर वो इन्फिनिटी से भी जंप करके आएगा तब भी वो कौन होगी फोटोन्स ऑफ लाइट को एमिट करेगा। अब क्योंकि हम जानते हैं कि वो डायरेक्टली वापस नहीं आएगा, वो स्टेप बाय स्टेप वापस आता है कि फोर्थ से थर्ड में, थर्ड से सेकंड में और सेकंड से फिर फर्स्ट में आएगा। तो जब ये स्टेप बाय स्टेप ट्रांजिशन करेगा तो यहाँ पे हर स्टेप के दौरान कोई ना कोई लाइट एमिट होती है जिसकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में एक सिंगल लाइन नहीं होगी बल्कि यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस हो सकते हैं जो कि डिपेंड करता है कि वो कहाँ से ट्रांजिशन करके ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में ये बात आपने याद रखनी है कि इसमें मल्टीपल लाइंस किस वजह से होती हैं, ड्यू टू द मल्टीपल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हालांकि इसके पास में सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो जितने भी हमारे पास में लाइटर एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, इनका जो स्पेक्ट्रम है वो हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक आता है स्पेक्ट्रल सीरीज का। अब सीरीज क्या होती हैं या स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती हैं? अब यहाँ पे ना हमारे पास में जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो वो ट्रांजिशन करके किसी भी ऑर्बिट में आ सकता है और कहीं से भी आ सकता है। अब लेट्स से हमारे पास में यहाँ पे ना डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में भी आ सकता है, थर्ड से फर्स्ट में भी आ सकता है, फोर्थ से फर्स्ट में भी आ सकता है, या फिर इन्फिनिटी से भी फर्स्ट में आ सकता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस करके फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वेवलेंथ एमिट होता है। तो ये जो ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स है इसे हम सीरीज का नाम देते हैं। तो जो सबसे पहली सीरीज है जो हमारे पास में एमिट होती है वो होती है लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज उस वक्त होगी जब हमारा इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से ट्रांजिशन करके फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। इसी तरह से जब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके सेकंड ऑर्बिट में आता है किसी भी हायर ऑर्बिट से, तो जो सेकंड सीरीज हमारे पास में आती है वो कहलाती है बाल्मर सीरीज। इसी तरह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके थर्ड ऑर्बिट में आएगा तो जब वो थर्ड ऑर्बिट में आता है तो उसकी वजह से जो सीरीज ऑफ वेवलेंथ एमिट होती है वो हमारे पास में कहलाती है पास्टन सीरीज। एंड सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके फोर्थ ऑर्बिट में आता है फिफ्थ से, सिक्स्थ से या फिर इन्फिनिटी से, तो जब फोर्थ ऑर्बिट में ट्रांजिशन होगी तो यहाँ पर हमारे पास में जो सीरीज ऑफ वेवलेंथ एमिट होती है उसे कहते हैं ब्रैकेट सीरीज। और जब कोई इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से ट्रांजिशन करके फिफ्थ ऑर्बिट में आता है तो यहाँ पर जो सीरीज ऑफ वेव्स एमिट होती है उसे हम कहते हैं फंड सीरीज या फिर पी फंड सीरीज भी कहा जाता है इसको। तो ये हमारे पास में टोटल 5 सीरीज हैं जिन्हें हम स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम देते हैं, जो कि बेसिकली ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स को रिप्रेजेंट करता है। और हमारे सिलेबस में मेन ये 5 ही हैं, इसके अलावा और भी होती हैं, वो हमने डिस्कस नहीं करनी। अब यहाँ पे होता यह है कि जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके किसी ऑर्बिट में जाएगा फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में, तो वो जो फोटोन एमिट करेगा उसके पास एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, और उसके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी भी होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ से जो फोटॉन्स एमिट होंगे उनकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट करी जाती है तो वो कैसे निकालेंगे, या फिर उनकी वेवलेंथ या उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, तो वो हम बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब सपोज करो कि हमारे पास में 2 ऑर्बिट्स हैं, एक हमारे पास में हायर ऑर्बिट और एक लोअर ऑर्बिट। जो हमारा लोअर ऑर्बिट है ना उसे हम इंडिकेट करेंगे P के साथ, और जो हमारा हायर ऑर्बिट है उसे हम लिखेंगे N के साथ। जिनके जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा उसे हम P से लिखेंगे। तो पर से आप याद रखो, जहाँ पर वो P और जहाँ से वो N होगा, तो हायर ऑर्बिट जो है वो N और जो लोअर ऑर्बिट है वो हमारे पास में P होगा। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है N से P में, यानी P की कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और जो N है वो P से हमेशा ग्रेटर होगा, ये बात हमें याद रखनी है। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन N से P में ट्रांजिशन करेगा तो ये एक फोटोन एमिट करेगा जिसके पास एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी। तो इस फोटोन की जो एनर्जी है ना, ये आपने चैप्टर नंबर 19 में मॉडर्न फिजिक्स के अंदर डिस्कस किया था कि एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर होती है HF के। अब सुनिए यहाँ पे जो फोटोन की एनर्जी है ना HF, ये बराबर होगी इन 2 लेवल्स के एनर्जी डिफरेंस के, यानी एनर्जी ऑफ द हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ द लोअर ऑर्बिट, जिसको हम लिखेंगे En माइनस EP। अगर हम इसको वेवलेंथ के टर्म्स में लिखें तो ये फॉर्मूला बनेगा hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब सुनिए यहाँ पे आप देख सकते हो
کہ فوٹون کی جو انرجی ہے اس کا فریکوینسی سے ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے، جبکہ ویو لینتھ سے انورس ریلیشن شپ ہوتا ہے. تو دو گیپس کے درمیان ڈفرنس جتنا بڑا ہوگا، جتنا زیادہ ہوگا، یا ہمارا الیکٹرون جتنی دور سے ٹرانزیشن کر کے آئے گا، انرجی ڈفرنس اتنا زیادہ ہوگا، اور جو انرجی آف دا فوٹون ہے وہ بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، اور ویو لینتھ اتنی شارٹ ہوتی جائے گی. تو یہ بات آپ نے یہاں پر یاد رکھنی ہے. ابھی ہمارے پاس میں اسپیکٹرل سیریز ہیں. تو اسٹوڈنٹس اگر آپ سے یہ کویشچن پوچھا جائے کہ ان تمام سیریز میں سب سے ہائیسٹ انرجی کس سیریز کے پاس ہوتی ہے، تو اس کا کیا آنسر بنے گا؟ اب فی الحال یہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا کوئز دے رہا ہوں، آپ اس کو سالو کریے، سوچیے اس کے بارے میں، اور جو بھی آپ کے مائنڈ میں آئیڈیا آتا ہے، جو بھی آپ کو کریکٹ آنسر لگتا ہے اسے کمنٹس میں مینشن کریں، تاکہ مجھے یہ پتہ چلے کہ آپ کی ٹاپک یا پھر یہ بات کس حد تک سمجھ آئی ہے. ابھی یہ آپ کا کام ہے، تو آپ نے اس کو سالو لازمی کرنا ہے. تو چلیے نیکسٹ چلتے ہیں. اسٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں ویو لینتھ آف دا اسپیکٹرل لائنس کی، کہ ہم نے کسی بھی اسپیکٹرل سیریز کی ویو لینتھ کیلکولیٹ کرنی ہے تو وہ کیسے کریں گے؟ تو اس میں سے ویو لینتھ کو فائنڈ کرنے کے لیے نا ہمارے پاس میں ایک فارمولا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ریڈبرگز فارمولا، جو کچھ اس طرح سے ہے: 1/λ is equals to RH into 1/p² minus 1/n². یہاں پہ ہمارے پاس میں جو لیمڈا ہے نا، یہ ہوگی ویو لینتھ آف دا سیریز. جو RH ہے یہ ہمارے پاس میں کہلاتا ہے ریڈبرگز کانسٹنٹ، جس کی ایک اسپیسیفک ویلیو ہوتی ہے. جو P ہے وہ ہوگا لوئر آربٹ، اور جو N ہے وہ ہوگا ہمارے پاس میں ہائر آربٹ. اگر ہم بات کریں ریڈبرگز کانسٹنٹ کی، تو میتھمیٹیکلی ہمارے پاس میں یہ برابر ہوتا ہے E0 ڈیوائڈیڈ بائی HC. اگر ہم یہاں پر اس کی ویلیوز کو ریپلیس کریں، یعنی کہ جو E0 ہے وہ انرجی ہوگی لوئر آربٹ کی، جو ہمارے پاس میں گراؤنڈ اسٹیٹ میں ہوتا ہے، اور HC ہمارے پاس میں کانسٹنٹس ہیں. اگر ہم اس کی ویلیوز کو یہاں پہ ریپلیس کریں گے نا، تو ہمارے پاس میں RH کی ویلیو آئے گی 1.09 انٹو 10⁷ پر میٹر. اب اس کا یونٹ پر میٹر کیوں بنے گا؟ تو اب دیکھو جو بیسک فارمولا ہمارے پاس میں ہے اس میں جو RH ہے وہ ویو لینتھ کا ریسیپروکل ہے، تو اس لیے اس کا جو یونٹ ہے وہ کیا بنے گا؟ پر میٹر. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، اور اس کی جو ڈائمینشنز ہوں گی وہ بنے گی L-1. تو یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے. تو اس میں یہاں پہ ہمارے پاس نا یہ تو ہو گیا ریڈبرگز کانسٹنٹ. تو P کی جو ویلیو ہے وہ ہر سیریز کے لیے فکس ہے. جیسے ہم بات کریں لائمن سیریز کی، تو اس کے لیے P کی ویلیو 1 ہوگی، کیونکہ ہمارا ٹرانزیشن فرسٹ آربٹ میں ہو رہا ہے. بالمر کے لیے P کی ویلیو 2 ہوگی. لیکن N کیا ہوگا؟ تو سنس N کی جو ویلیوز ہے نا یہاں پر، وہ P سے +1 سے لے کر کے انفینٹی ہو سکتی ہے. یعنی کہ P کی اگر ویلیو 1 ہے تو N کی ویلیو 2 سے انفینٹی تک ہوگی. اگر P کی ویلیو 4 ہے تو N کی ویلیو 5 سے انفینٹی تک ہوگی. یعنی کہ جو N ہے وہ P سے ہمیشہ گریٹر ہوگا اپ ٹو انفینٹی. تو یہ بات آپ نے یہاں پر یاد رکھنی ہے. اب اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ اسپیکٹرل سیریز کے لیے ان کے فارمولاز کیا ہوتے ہیں ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے. تو ہمارے پاس میں ٹوٹل 5 سیریز ہیں: لائمن سیریز، بالمر سیریز، پاسن سیریز، بریکٹ سیریز اینڈ فنڈ سیریز. ان تمام سیریز کی ترتیب آپ نے یاد رکھنی ہے: لائمن، بالمر، پاسن، بریکٹ اینڈ پی فنڈ. تو ان کی ترتیب سے نا آپ کو P کی ویلیو یاد ہو جائے گی. جیسے کہ لائمن کے لیے P کی ویلیو 1 ہوگی، بریکٹ کے لیے P کی ویلیو 4 ہوگی، اور فنڈ کے لیے P کی ویلیو 5 ہوگی. تو اگر آپ کو تمام سیریز کی P کی ویلیو یاد ہے نا، تو N کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. N ہمیشہ P سے بڑا رہے گا. یعنی کہ اگر P 1 کے برابر ہے تو N کی ویلیو کیا ہوگی؟ 2 3 4 اپ ٹو انفینٹی. تو اسٹوڈنٹس اگر اس کے لیے ہم فارمولا لکھیں ریڈبرگز فارمولا فار دا لائمن سیریز، تو یہ فارمولا بنے گا 1/λ. بلکہ اس سے پہلے آپ نے یہ بات بھی یاد رکھنی کہ یہ کون سے ریجنز میں لائی کرتی ہیں، یہ بھی سب سے امپورٹنٹ آبجیکٹیو ہے. تو ہمارے پاس میں جو لائمن سیریز ہے نا، یہ لائی کرتی ہے الٹرا وائلٹ ریجن کے اندر، جو کہ UV ریجن بھی کہلاتا ہے. تو یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ آبجیکٹیوز ہیں جو پیپرز میں آپ سے پوچھے جاتے ہیں. تو لائمن سیریز کے لیے جو ریڈبرگز فارمولا ہے، اگر ہم اپنے مین فارمولا کو دیکھیں، جسٹ آپ نے یہاں پہ P کی ویلیو ریپلیس کرتے جانا ہے. تو یہ بنے گا 1/λ از equals to RH 1/P کی جگہ پر 1 کا اسکوائر مائنس 1/n کا اسکوائر اینڈ کلوز. تو یہ ہمارے پاس میں فارمولا بنے گا لائمن سیریز کے لیے. یعنی کہ اسٹوڈنٹس ہم نے صرف P کی ویلیو پٹ کری ہے اور ہم نے کچھ نہیں کیا یہاں پہ. اسی طرح سے اگر ہم بات کریں بالمر سیریز کی، تو اسٹوڈنٹس بالمر سیریز جو ہے نا، یہ لائی کرتی ہے ویزیبل ریجن میں. اور یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کیونکہ سب سے پہلے جو سیریز ڈسکور ہوئی تھی تمام اسپیکٹرل سیریز میں، وہ بالمر سیریز تھی، کیونکہ یہ ویزیبل ریجن میں لائی کرتی ہے اور اس کو آبزرو کرنا آسان تھا. اگر اس کا لکھیں ریڈبرگز فارمولا فار دا ویو لینتھ، تو یہ بنے گا 1/λ
इज इक्वल्स टू आर एच इंटू 1/p यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में बनेगा रेडबर्ग्स फॉर्मूला फॉर द बाल्मर सीरीज। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास में जो तीनों सीरीज हैं, ये जो तीनों की तीनों सीरीज है ना, ये लाई करती हैं इंफ्रारेड रीजन के अंदर, जिसे हम IR रीजन भी कहते हैं। अब पासिंग सीरीज के लिए P की वैल्यू जो है ना वो 3 बनेगी, क्योंकि थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो रेडबर्ग्स फॉर्मूला बनेगा 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो जो n की वैल्यू यहाँ पर है वो 3 से ग्रेटर होगी, यानी कि 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी। इसी तरह से जो ब्रैकेट सीरीज है ये भी इंफ्रारेड रीजन में होगी, और इसके लिए P की जो वैल्यू है ना वो बनेगी 4। तो इसका फॉर्मूला बनेगा 1/λ इज इक्वल्स टू RH इंटू 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो n की वैल्यू 4 से ग्रेटर यानी कि 5, 6 अप टू इन्फिनिटी बन जाएगी। इसी तरह से अगर हम बात करें फंड सीरीज की, तो फंड सीरीज जो है ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है, और इसके लिए जो P की वैल्यू है ये बनेगी 5। तो रेडबर्ग्स फॉर्मूला बनेगा 1/λ इज इक्वल्स टू RH इंटू 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको ईजिली याद रख सकते हैं। जस्ट आपने करना क्या है कि आपका जो मेन फॉर्मूला है ना, इसको याद रखना है आपने, ये वाला। अब ये जो फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो तमाम सीरीज़ की आपने तरतीब याद रखनी है। P की वैल्यू आपको वहाँ से पता चल जाएगी, जस्ट यहाँ पे P की वैल्यू रिप्लेस करते जाओ तो इन सीरीज़ का रेडबर्ग्स फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि आपसे MCQs में पूछा जाता है। और इनका रीजन कौन सा है ये भी आपने अच्छे से याद कर लेना है, कि लाइमन सीरीज़ का अल्ट्रा वायलेट, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, लव, LUV। तो L से बनेगा लाइमन सीरीज और UV हो गया अल्ट्रा वायलेट। तो बाल्मर को आप याद रख सकते हो BV से, तो लव योर BV। तो लव हो गया लाइमन सीरीज जो कि अल्ट्रा वायलेट में होगी, और BV हो गया B से बाल्मर और V से विजिबल रीजन। तो बाकी जो तीनों सीरीज हैं वो तीनों की तीनों जो है वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं। तो इस तरह से आप इसको ईजिली रिमेंबर कर सकते हो और इनको याद रख सकते हो। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, फॉर द लाइमन सीरीज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड फोटोन इज, कि लाइमन सीरीज के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ कब एमिट होगी या कितनी एमिट होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम बात करें मैक्सिमम वेवलेंथ की, तो सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि मैक्सिमम वेवलेंथ कब एमिट होती है। लेट्स से हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि N से P में ट्रांजिशन करता है। तो हम जानते हैं जब ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा तो यहाँ से एक फोटोन ऑफ लाइट एमिट होगा। अब उस फोटोन के पास में एक स्पेसिफिक एनर्जी है जो कि डिपेंड करती है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स के ऊपर। तो उसमें आप ये बात जानते हो कि एनर्जी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया है। तो अगर हमारे पास में दो लेवल्स का एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो वेवलेंथ ऑफ द फोटोन ज़्यादा होगी, यानी कि मैक्सिमम होगी। तो हमारे पास में एनर्जी डिफरेंस कम कब होगा, ज़रा सोचिए। तो हम लिखेंगे कि दो लेवल्स का एनर्जी डिफरेंस सबसे कम तब होता है जब उन दो के दरमियान गैप कम होगा, यानी कि P के सबसे लोएस्ट जो नियरेस्ट ऑर्बिट है वहाँ से जब ट्रांजिशन होगी तो हमारे पास में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम आएगा और फोटोन की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी। यानी कि अगर हम बात करें मैक्सिमम वेवलेंथ की, तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए जो N है ना, जो हमारा हायर ऑर्बिट है, वो P के सबसे करीब होना चाहिए। तो P के सबसे जो करीब ऑर्बिट है वो P+1 होता है, यानी कि अगर P की वैल्यू 2 है तो N की वैल्यू 3 होगी। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में ट्रांजिशन करेगा तो मैक्सिमम वेवलेंथ फोटोन की बनेगी। इसी तरह से अगर P की वैल्यू 3 होती तो 3 के नियरेस्ट ऑर्बिट कौन सा है, 4, तो हमारे पास में N की वैल्यू 4 आएगी। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन 4 से 3 में ट्रांजिशन करेगा तो एनर्जी ऑफ द फोटोन मिनिमम होगी, जबकि वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड फोटोन जो है वो मैक्सिमम होगी। अब हम बात करें अगर लाइमन सीरीज़ की, तो उसमें लाइमन सीरीज़ के लिए हम यहाँ पर रेडबर्ग फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेडबर्ग फॉर्मूला हम जानते हैं कि ये होता है 1/λ इज इक्वल्स टू RH इंटू 1/p स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए ये बात आपने याद रखनी है कि N P से 1 टाइम ग्रेटर होगा। अब हम ये बात जानते हैं कि लाइमन सीरीज़ के लिए P की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि ये सबसे पहली सीरीज़ है। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे ना, तो ये बनेगा 1/λ मैक्सिमम इज इक्वल्स टू RH इंटू P की वैल्यू 1 का स्क्वायर और N की वैल्यू 2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो 1 का स्क्वायर हम जानते हैं 1 नहीं होता है, जबकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अगर इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व करें तो 4 इसका आ जाएगा एलसीएम, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 को 1 से, तो 4 - 1
तो हमारा आंसर आएगा 1/λ मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 3RH डिवाइडेड बाय 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर इसको हम करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा जो लैम्डा मैक्सिमम है ये बराबर होगा 4 डिवाइडेड बाय 3RH, जो कि हमारा आंसर है। तो लाइमन सीरीज की जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो बराबर होती है 4/3RH। तो हमारा जो राइट आंसर है वो बनेगा चार्ली। अब कभी कभी हमने RH लिखा होता है और कभी कभी आपको वो सिंपल R भी दे सकता है, तो मतलब इसका सेम एक ही है और ये है रेडबर्ग्स कांस्टेंट। तो इस तरह से आप किसी भी सीरीज के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ को फाइंड कर सकते हो ये वाला फॉर्मूला यूज करके। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, फॉर लाइमन सीरीज द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड फोटोन इज, कि लाइमन सीरीज के लिए मिनिमम वेवलेंथ कितनी होगी फॉर द लाइमन सीरीज। अच्छा यहाँ पे देखो हमने बात ऑलरेडी डिस्कस करी है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन नियरेस्ट ऑर्बिट से ट्रांजिशन करते हैं ना, तो दो लेवल्स का एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से वहाँ पर जो वेवलेंथ एमिट होती है वो मैक्सिमम होती है। लेकिन अगर हमने मिनिमम वेवलेंथ की बात करनी है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ट्रांजिशन किसी ऐसे ऑर्बिट से होनी चाहिए जहाँ पर एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा हो। तो आप जानते हो कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इन्फिनिटी से ट्रांजिशन करके लोअर ऑर्बिट में आ सकता है। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से ट्रांजिशन करेगा ना, तो दो लेवल्स का जो एनर्जी डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो जब एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा तो वहाँ पर जो वेवलेंथ है वो मिनिमम होगी। तो ये बात आपने याद रखनी है कि फॉर द मिनिमम वेवलेंथ n शुड बी इन्फिनिटी, यानी कि हमारा जो हायर ऑर्बिट की वैल्यू है वो इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से ट्रांजिशन करेगा तो मिनिमम वेवलेंथ एमिट होगी और इसकी जो एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये बात आपने जहन में बिठा लेनी है अच्छी तरह से कि मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए n जो है वो p+1 के इक्वल होता है और मिनिमम वेवलेंथ के लिए n की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो अगर हम लाइमन सीरीज की बात करें तो हम जानते हैं रेडबर्ग्स फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल्स टू RH इंटू 1/p² माइनस 1/n²। लाइमन सीरीज के लिए p की वैल्यू आप जानते हो 1 है क्योंकि ये सबसे फर्स्ट सीरीज है, और मिनिमम वेवलेंथ के लिए n को क्या पुट करना है आपने, इन्फिनिटी, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो। तो बनेगा 1/λ मिनिमम इज इक्वल्स टू 1/RH इंटू 1/p की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी। सब जानते हो समथिंग ओवर इन्फिनिटी ये तो होता है 0 के इक्वल, तो बनेगा 1/1 माइनस 0। 0 को माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा 1/λ मिनिमम इज इक्वल्स टू RH डिवाइडेड बाय 1। अब अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारी जो लैम्डा मिनिमम है ये बनेगी 1/RH। तो लाइमन सीरीज के लिए जो मिनिमम वेवलेंथ एमिट होती है फोटोन की वो बराबर होती है 1/RH के या फिर 1/R के। तो हमारा राइट आंसर बनेगा अल्फा। अब ये जो दोनों क्वेश्चन ने सॉल्व किए हैं इसमें देखो अब कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि यार कोई ऐसा इजीएस्ट मेथड हो जिससे हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें। स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में कुछ शॉर्टकट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं और टाइम सेविंग करके हम इसको इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं इफेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन्स कैलकुलेट करनी है किसी भी सीरीज़ के लिए, चाहे वो लाइमन है, बाल्मर है, पास्टन है, वॉटएवर, जो भी स्पेक्ट्रल सीरीज हो, अगर आप उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड करना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला होता है NP² डिवाइडेड बाय n+p इंटू RH। तो ये हमारे पास में शॉर्टकट है मैक्सिमम वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का। और यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है कि जो n की वैल्यू है ना वो p+1 होती है हमेशा, यानी कि p की वैल्यू अगर 1 है तो n की वैल्यू 2 होगी, अगर p की वैल्यू 2 है तो n की वैल्यू 3 होगी, और अगर p की वैल्यू 4 है तो n की वैल्यू 5 होगी। तो ये बात आपने याद रखनी है कि मैक्सिमम वेवलेंथ हमेशा नियरेस्ट ऑर्बिट से ट्रांजिशन पर होती है, तो p के नियरेस्ट ऑर्बिट जो है वो p+1 यानी कि n के बराबर होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह से अगर हम फाइंड करना चाहते हैं मिनिमम वेवलेंथ, तो स्टूडेंट्स मिनिमम वेवलेंथ हमने कहा था उस वक्त एमिट होती है जब हमारा इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से ट्रांजिशन करेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है या शॉर्टकट होता है p² डिवाइडेड बाय RH, और ये तब होगा जब हमारा इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से ट्रांजिशन कर रहा है। लैम्डा मिनिमम इज इक्वल्स टू p² डिवाइडेड बाय RH। ये दो शॉर्टकट्स हैं स्टूडेंट्स। इसी के साथ एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है रेशो का। वो आपसे ये पूछ सकता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ की रेशो क्या होगी, या फिर लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम की रेशो किसके बराबर होती है। अब यहाँ पर भी दो तरीके हैं, या तो आप सिर्फ ये दो फॉर्मूलाज को याद रखो, यहाँ पर जो भी स्पेक्ट्रल सीरीज है उनके मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करो फिर उसको डिवाइड कर दो, या फिर अगर इसका हम डायरेक्ट एक शॉर्टकट जनरेट करें इन्हीं दो को यूज़ करके, तो ये फॉर्मूला होता है
लैम्डा मैक्स ओवर लैम्डा मिनिमम इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन प्लस पी, और यहाँ पर भी जो n है ना वो p प्लस 1 के बराबर ही होता है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। 3 शॉर्टकट्स हैं और इन तीनों को यूज़ करके हम किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज़ की रेशो फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं और मिनिमम वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक बात आपने और भी याद रखनी है कि ये जो फॉर्मूला है ना हमारा, ये है मैक्सिमम टू मिनिमम। अगर आपसे मिनिमम टू मैक्सिमम पूछेगा तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो ये बात आपने जहन में रखनी है ताकि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सको। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है वो हम सॉल्व करते हैं बाल्मर सीरीज़ के लिए, सॉरी फंड सीरीज़ के लिए। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि फंड सीरीज़ के लिए जो p की वैल्यू है ये तो 5 होती है और n की वैल्यू कितनी होगी p प्लस 1 यानी कि 6। अगर हमने ये शॉर्टकट्स को यूज़ करना है तो ये बात आपने याद रखनी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखो, अगर हम वो अपने जो अपने ट्रेडिशनल मेथड है जो हमने पहले फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं सारे, अगर मैं वो लगाऊंगा ना तो एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होगी यहाँ पे और अच्छा खासा टाइम लगेगा। लेकिन आप देखोगे अगर मैं शॉर्टकट्स लगाता हूँ यहाँ पे कोई टाइम ही नहीं लगेगा, बड़ा ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अगर हम फाइंड करना चाहते हैं लेमडा मैक्सिमम, तो फंड सीरीज़ के लिए जो लेमडा मैक्सिमम है ना, इसमें देखो n की वैल्यू क्या पुट करोगे 6 और p की वैल्यू क्या आएगी 5, तो बनेगा 6 × 5 डिवाइडेड बाय 6 + 5। स्टूडेंट्स आप जानते हो 6 5 बार 30 और 30 का स्क्वायर होता है 900 और 6 + 5 कितना आएगा 11। तो आपका फंड सीरीज़ के लिए जो लेमडा मैक्सिमम है ये होगा 900 डिवाइडेड बाय 11 RH। एक सेकंड में सॉल्व हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करें मिनिमम वेवलेंथ के लिए, तो हमने पढ़ा था मिनिमम वेवलेंथ के लिए n की वैल्यू का यूज़ करेंगे इन्फिनिटी। तो अगर हम लेमडा मिनिमम फाइंड करना चाहते हैं फॉर द फंड सीरीज, तो p का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय RH। तो आप जानते हो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो लेमडा मिनिमम बनेगा 25 डिवाइडेड बाय RH। तो सेकंड में सॉल्व हो गया ये वाला। अब स्टूडेंट्स अगर आप रेशो निकालना चाहते हो तो आपके पास में दोनों वैल्यूज़ हैं, आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, रेशो आपके पास में आ रही है। पर यहाँ पर भी कैलकुलेशंस करना पड़ेंगी जो कि शायद थोड़ा टफ रहेगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ बड़ी हैं 900 और 25। तो हम इसको और ज़्यादा इजी करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला शॉर्टकट यूज़ करेंगे। तो हमारे पास में जो रेशो है ना लेमडा मैक्सिमम टू लेमडा मिनिमम, वो होगी n का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n प्लस p। तो n की वैल्यू कितनी है 6 और n प्लस p क्या होगा 6 + 5। 6 का स्क्वायर 36 और 6 + 5 11, तो हमारा आंसर आएगा 36 डिवाइडेड बाय 11। इसी तरह से अगर आपको पूछता लेमडा मिनिमम टू लेमडा मैक्सिमम, तो आंसर आता 11/36। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास में शॉर्टकट्स हैं जिनको हम यूज़ करके बड़ा एफिशिएंटली अपने क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने इन तमाम शॉर्टकट्स को, क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि आपको इनकी अच्छी खासी हाव नाव हो जाए। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने तमाम रिजल्ट्स को एक टेबल की फॉर्म में समराइज़ कर दिया है जहाँ पे हमने उसके शॉर्टकट्स लिख दिए हैं मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ के, और रेशो का फॉर्मूला भी पुट कर रखा है। और तमाम स्पेक्ट्रल सीरीज़ के लिए उनकी मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ और उनकी रेशो को कैलकुलेट ऑलरेडी कर रखा है। तो इसमें हमने करना क्या है कि जितनी भी स्पेक्ट्रल सीरीज़ हैं इन तमाम सीरीज़ के लिए आपने ये फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं और वेरीफाई करने कि क्या ये रिजल्ट्स सारे एक्यूरेट हैं। अगर आपको कहीं पर कोई मिस्टेक नजर आए तो उसे हाईलाइट ज़रूर करिएगा कमेंट्स के अंदर, और इन रिजल्ट्स को वेरीफाई लाजमी करना है ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी से अच्छी हो सके और आप उसको इजीली सॉल्व कर सको शॉर्टकट्स की हेल्प से। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर इलेक्ट्रॉन मेकिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम n = 4 to n = 1। यानी जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो 4th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा तो वो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब ये है कि वो कितने फोटॉन्स एमिट करेगा जब इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है। अब चलो देखते हैं यहाँ पे कि वो कितनी बार ट्रांजिशन कर सकते हैं और कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसकी ट्रांजिशन करने की 4th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट से डायरेक्टली 1st में आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन 4th से 2nd में आ जाए, या फिर ये भी तो हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 4th से पहले 3rd में आए। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ तो हमारे पास में ये हो सकती हैं। अगर लेट्स से कि हमारा इलेक्ट्रॉन 4th से 3rd में आता है तो फिर 3rd से वो क्या करेगा, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके पास कि या तो वो 3rd से डायरेक्टली 1st में जाए या फिर 3rd से वो 2nd में आ जाए। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास में ये बन जाएंगी। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर वो 2nd में आए तो 2nd में आने के बाद वो फिर 1st में ट्रांजिशन करे। तो हमारे पास में टोटल
6 پاسبلٹیز ہیں اور یہاں پر 6 اسپیکٹرل لائنز ایمٹ ہو سکتی ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 6 نمبر آف فوٹونز ایمٹ ہونے کی پاسبلٹیز اویلیبل ہیں. تو ہمارا جو رائٹ آنسر یہاں پر بنے گا وہ ہوگا 6. اب یہاں پہ یہ تو 4 میں سے فرسٹ میں ٹرانزیشن کر رہا ہے جو کہ ایک چھوٹا نمبر ہے، بٹ اگر ہمارے پاس میں کوئی ہائر آربٹ ہوتا تو وہاں پر ہم اس کو ایسے سالو نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے میں بہت زیادہ ٹائم کنزیوم ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی ہم ایک شارٹ کٹ استعمال کر سکتے ہیں جس کی مدد سے ہم اس کو بڑا ایزیلی سالو کر لیں گے اس طرح کے تمام کوشچنس کو. اور یہ کوشچن ایسے ایم ڈی کیٹ میں آلریڈی ڈسکس ہو چکا ہے، پوچھا گیا ہے پاس پیپرز کے اندر، تو اس کو آپ نے اچھے سے پریکٹس لازمی کرنا ہے. اس میں ہمارے پاس میں نمبر آف اسپیکٹرل لائنس کو کیلکولیٹ کرنے کے 2 شارٹ کٹس ہیں یہاں پہ. اب اس میں 2 پاسبلٹیز ہوتی ہیں کہ یہاں تو ہمارا جو الیکٹران ہے وہ فرسٹ آربٹ میں ٹرانزیشن کر رہا ہے، یعنی کہ ہمارا جو لوور انرجی لیول ہے وہ 1 ہے، یا پھر وہ فرسٹ میں ٹرانزیشن نہیں کر رہا، یعنی کہ وہ کسی ہائر آربٹ سے سیکنڈ میں، تھرڈ میں یا فورتھ میں آ رہا ہے. تو جب ہمارے پاس میں لوور انرجی لیول 1 ہوگا تو اس کیس میں جو نمبر آف دا اسپیکٹرل لائنز ہے نا، ان کا شارٹ کٹ ہوتا ہے n انٹو n-1 ڈیوائڈیڈ بائی 2. یہاں پر ہمارے پاس میں جو کیپیٹل n ہے نا، یہ ہوتا ہے نمبر آف دا امیٹڈ لائنز یا نمبر آف فوٹونز یا نمبر آف اسپیکٹرل لائنز، اور جو اسمال n ہے یہ ہوتا ہے ہائر انرجی لیول، کہ وہ کون سے آربٹ سے ٹرانزیشن کر کے فرسٹ میں آ رہا ہے. جیسے میرا جو پچھلا کویشچن تھا وہاں پر وہ فورتھ آربٹ سے ٹرانزیشن کر کے فرسٹ میں آ رہا تھا، تو n کی ویلیو 4 ہے، تو 4-1 بنے گا 3، 4 3 بار 12، اور 12 کو اگر آپ 2 پہ ڈیوائڈ کرو تو آنسر کیا آئے گا 6. تو بڑا ایزیلی سالو ہو جائے گا آپ کا. اسی طرح سے اگر ہمارا الیکٹران جو ہے وہ کسی ہائر آربٹ سے لوور آربٹ میں ٹرانزیشن کرتا ہے جو کہ 1 نہیں ہے، تو نمبر آف اسپیکٹرل لائنس کو کیلکولیٹ کرنے کا فارمولا ہوتا ہے کیپیٹل N از ایکولس ٹو n-p انٹو n-p پلس 1 ڈیوائڈیڈ بائی 2. اب یہاں پہ ہمارے پاس میں دیکھو جو کیپیٹل N ہے نا یہ ہوتا ہے نمبر آف دا امیٹڈ لائنس، جو اسمال n ہے یہ ہوگا ہائر انرجی لیول، اور P جو ہے یہ ہمارے پاس میں ہوتا ہے لوور انرجی لیول. ایکچوئل میں یہ والا جو فارمولا ہے نا، اسی فارمولے سے یہ والا فارمولا جنریٹ ہوا ہے. اگر آپ یہاں پر P کو 1 پٹ کر دو گے تو ہمارے پاس میں یہ والا رزلٹ سیم ٹو سیم آ جائے گا. تو اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. آپ صرف یہ والا فارمولا یوز کر سکتے ہو جب وہ گراؤنڈ اسٹیٹ میں یعنی کہ فرسٹ آربٹ میں ٹرانزیشن کرے تو P کی ویلیو 1 یوز کر لو، اور اگر کوئی دوسرا آربٹ ہے تو وہاں پر P کی ویلیو جو بھی آپ کو گیون ہو 2 3 4 واٹ ایور تو وہ یوز کر لو. تو ہمارا اس طرح سے ایزیلی ہم نمبر آف اسپیکٹرل لائنس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ان 2 شارٹ کٹس کو یوز کر کے. تو چلیے نیکسٹ موو کرتے ہیں اسٹوڈنٹس. اب ہم ڈسکس کریں گے ایم ڈی کیٹ کے پاس پیپرز کے کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز. تو اس میں سب سے پہلا کویشچن ہمارے پاس میں ہے when atoms in the gaseous state are excited to emit radiations the spectrum obtained is. تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ جب ہم ایٹمز کو ایکسائٹڈ کرواتے ہیں تو ان سے کون سا اسپیکٹرم حاصل ہوتا ہے. تو اس میں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب ایٹمز کی ڈی ایکسائٹیشن ہوتی ہے تو وہاں سے ہمارے پاس میں لائن اسپیکٹرم آتا ہے، تو ایٹمز کی وجہ سے جو اسپیکٹرم بنتا ہے اسے لائن اسپیکٹرم کا نام دیتے ہیں. تو ہمارا جو بیٹا آپشن ہے یہاں پہ کریکٹ ہوگا. نیکسٹ کویشچن ہے when an electron drop from any higher orbit یعنی کہ n2 جو ہے higher orbit it is greater than or equal to 3 to the second orbit جو ہمارا lower orbit ہے وہ 2 ہے the spectral lines produced fall in the region. تو اس میں دیکھو ذرا غور کرو کہ جب ہم کسی بھی ہائر آربٹ سے ٹرانزیشن کر کے سیکنڈ میں آتے ہیں تو کون سی سیریز امٹ ہوتی ہے. تو 2 آپ جانتے ہو بالمر سیریز کے لیے ہوتا ہے، لائمن کے لیے 1، بالمر کے لیے 2. تو اگر بالمر سیریز امٹ ہوگی تو آپ جانتے ہو بالمر سیریز کون سے ریجن میں لائی کرتی ہے، تو ہم لکھیں گے ویزیبل ریجن. تو ہمارا رائٹ آنسر بنے گا الفا. نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس میں ہے if an atom exists in the excited state n is equal to 5 the maximum number of the transitions take place. اگر کوئی آربٹ کوئی الیکٹران جو ہے وہ 5th آربٹ میں ہے ایکسائٹڈ اسٹیٹ میں اور وہ ٹرانزیشن کرتا ہے تو کتنی ٹرانزیشنز پاسبل ہیں یہاں پر. تو اسٹوڈنٹس نمبر آف ٹرانزیشنز کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ شارٹ کٹ یوز کریں گے جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا ہے. تو اگر ہم ٹرانزیشن کر کے لوور آربٹ میں آتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوور آربٹ کو 1 کنسیڈر کریں گے، تو اس کا شارٹ کٹ ہوتا ہے کیپیٹل N از اکول ٹو n انٹو n-1 ڈیوائڈیڈ بائی 2. تو یہاں پہ جو ہمارے پاس میں ہائر آربٹ ہے یعنی اسمال n کی ویلیو 5 ہے تو بنے گا کیپیٹل N از اکول ٹو 5 انٹو 5-1 ڈیوائڈیڈ بائی 4. 5-1 یہ بنے گا 4، تو 5 انٹو 4 بنے گا 20/2، اور 20/2 کتنا ہوتا ہے 10 کے ایکول.
तो हमारे पास में 10 पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस हैं, तो हमारा राइट आंसर बनेगा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड इन द बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होती है? तो स्टूडेंट्स, हमने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के शॉर्टकट्स को थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। यहाँ पे आप नॉर्मल वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे हम शॉर्टकट को यूज़ करेंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो। तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए जो शॉर्टकट था ना, वो होता है n p² डिवाइडेड बाई n+p इंटू RH। और यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो हमेशा p से 1 टाइम ग्रेटर होती है, यानी कि p+1 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करें तो हम जानते हैं बाल्मर सीरीज के लिए p तो 2 के बराबर होता है, जो लोअर एनर्जी लेवल है। तो n की वैल्यू कितनी यूज करेंगे यहाँ पर? 3 फॉर द मैक्सिमम या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो मैं वैल्यूज को रिप्लेस करूँ तो बनेगा लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3+2 इंटू RH। तो 3 इंटू 2 कितना होगा? 6, और 6 का स्क्वायर आप जानते हो ये होता है 36, और 3+2 कितना आएगा? 5। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बाल्मर सीरीज ये होती है 36 डिवाइडेड बाय 5 RH। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा अल्फा। RH कहो या फिर सिंपल R कह लो, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट। तो हाइड्रोजन एटम की जो बाल्मर सीरीज है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो स्टूडेंट्स, ये बात हमने आपको टॉपिक में बताई थी कि बाल्मर सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो विजिबल रीजन में लाई करती है, जिसकी वजह से उसको स्टडी करना बहुत आसान होता है बाकी सीरीज की निस्बत, क्योंकि वो विजिबल स्पेक्ट्रम में लाइज नहीं करती। तो बाल्मर सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये विजिबल रीजन में लाई करती है। तो ये हमारे पास में इसका राइट ऑप्शन है चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है द लाइमन सीरीज कंटेन द वेवलेंथ्स इन द रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये लाइमन सीरीज है ना, वो कौन से रीजन में लाई करती हैं? तो स्टूडेंट्स देखो, मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था वहां पे, लव योर बीवी, लव LUV। तो लाइमन जो है वो अल्ट्रा वायलेट में होगी, बीवी यानी कि जो बाल्मर है वो विजिबल में होगी, और जो बाकी तीनों सीरीज हैं, फंड सीरीज है, पास्टन है, ब्रैकेट है, वो सारी की सारी इंफ्रारेड रीजन में होती हैं। तो हमारे पास में जो लाइमन सीरीज है ना, ये लाई करती है अल्ट्रा वायलेट में, तो आंसर आएगा बीटा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की सारी डिस्कशन। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल हो। अगर किसी भी पॉइंट पर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह हम उसको कोशिश करेंगे जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।